क्या आप जानते हैं कि वेदों में लोकतंत्र का वर्णन है? कि हाँ, वेदों में जिस राजा को परिभाषित किया गया है वह कोई निरंकुश राजा नहीं है, वंशानुगत राजा नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक गणतांत्रिक प्रणाली से आने वाला राजा है। वेदों के अनुसार राजा राष्ट्र का संचालक नियामक होता था, परंतु राष्ट्र के संचालक नियामक को वर्ण करने वाली राष्ट्र की प्रजा होती थी, जिसे वैदिक काल में विष कहा जाता था। क्योंकि राजा का वर्ण विष द्वारा किया जाता था, इसी कारण से राजा को विषपति के संबोधन से भी संबोधित किया जाता था। अथर्ववेद के एक मंत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में किसी राजवंश का अस्तित्व नहीं था। राष्ट्र की प्रजा अर्थात विष किसी भी नागरिक को राजा के रूप में वर्ण कर सकती थी, उसका राज्याभिषेक कर उसे राज सिंहासन पर आसीन कर सकती थी। यही नहीं, यदि राजा राजधर्म का निर्वहन करने में असफल रहता था तो राष्ट्र की जनता उससे समस्त राजाधिकार छीन भी सकती थी, उसे पद से विहीन भी कर सकती थी। परंतु क्या आज की लोकतांत्रिक प्रणाली के समान ही उस काल में भी नियमित अवधि के पश्चात चुनाव होते थे? संभवतः ऐसा नहीं था, क्योंकि राजा तब तक राजा रहता था जब तक प्रजा नवीन राजा का वर्ण नहीं कर लेती थी। अथर्ववेद से हमें यह ज्ञात होता है कि जब राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो प्रजा ये कामना भी करती थी कि उनका राजा राष्ट्र का संचालक व नियामक 10वीं अवस्था तक राज्य करे। 10वीं अवस्था अर्थात 60 वर्ष तक राज्य करे। परंतु अथर्ववेद से हमारे समक्ष ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत होते हैं जहां पर राजा के द्वारा राजधर्म का पालन न करने के कारण प्रजा ने राजा को निर्वासित कर दिया। ऐसे भी उदाहरण है जहां पर निर्वासित राजा का पुनः आह्वान किया गया प्रजा द्वारा। तो यहां से यह स्पष्ट होता है कि नियमित चुनाव वेदों में अवश्य ना हो, परंतु जैसे आज की लोकतांत्रिक प्रणाली में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, वैसे ही प्रजा राजा पर अविश्वास व्यक्त कर सकती थी, नए राजा का वर्ण करके, उसे निर्वासित करके, उसे दंड देकर। राजा निरंकुश ना हो, इसी कारण से प्रजा का अंकुश सदैव राजा पर रहता था। इसी कारण से अथर्ववेद में राजा को कहा गया है राष्ट्रभृत्य। राजा राष्ट्र का अनुचर है, प्रजा उसकी स्वामिनी है। प्रजा सदैव ही राजा की स्वामिनी रहे, इसके लिए वैदिक काल में संस्थागत व्यवस्थाएं भी थी। हमें वेदों में दो संस्थाओं का वर्णन मिलता है जो स्वतंत्र थी, प्रजा के राजा पर प्रभुत्व को सुनिश्चित करती थी। उन्हें कहा जाता था सभा समिति। अथर्ववेद के एक मंत्र में राजा स्वयं ये प्रार्थना कर रहा है, सभा और समिति जो प्रजापति की दुहिताएं हैं वह मेरी रक्षा करे, वह मुझे समुचित परामर्श दें। सभा समिति प्रजापति की दुहिताएं हैं। यह वाक्य स्वयं में यह स्पष्ट करता है कि सभा और समिति का निर्माण राजा ने नहीं किया, वह अपने अस्तित्व के लिए राजा पर निर्भर नहीं है और राजा भी चाहता है कि वह उसे उत्तम परामर्श दे। अथर्ववेद के ही अन्य मंत्र में राजा इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं, हे इंद्र, तुम मुझे संपूर्ण संसद का नेता बनाओ। वेदों से ही यह शब्द आया है संसद, जो आज की पार्लियामेंट के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि उस काल में भी संसद का अस्तित्व था जिसमें सभा समिति आते थे। सभा एवं समिति में क्या अंतर था, अब इस पर दृष्टि डालते हैं। सभा समिति की उपेक्षा में संख्या बल में छोटी संस्था थी। ऐसा माना जाता है कि सभा का प्रमुख कार्य प्रजा को न्याय देना था। वह एक राष्ट्रीय न्यायालय थी, जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए ऋग्वेद में सभा को कहा गया है किल्विष स्पर्तः, कलेशों का पाप का परिमार्जन करने वाली संस्था। ऐसी संस्था जिसका निर्णय अंतिम है, जिसके निर्णय का उल्लंघन संभव नहीं, इसीलिए उसे कहा गया है अंत्यलंघ्य, क्योंकि उसके निर्णयों का उल्लंघन नहीं हो सकता, अतिक्रमण नहीं हो सकता, इसी कारण से वह नरइष्ट है। वहीं दूसरी ओर समिति एक ऐसी संस्था थी जिसमें संपूर्ण प्रजा सम्मिलित होती थी, संपूर्ण विश्व सम्मिलित होता था। संपूर्ण विश्व समिति में अपना प्रतिनिधित्व कुल वृद्धों के द्वारा किया करता था, जिन्हें पितृ भी कहा जाता था। इसे इस रूप में भी देखा जाता है कि प्रजा में हर कुल अपना प्रतिनिधित्व समिति में देता था अपने वृद्धों के द्वारा। समिति में राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी, जिन्हें राजकर्ता राजन कहा जाता था, वह भी सम्मिलित होते थे। इन्हीं राजकर्ता राजन को रत्निन भी कहा गया है। रथकार, कर्मार, सूत, ग्रामीणी आदि रत्निन होते थे। तो राजा का राज्याभिषेक होता था तो यही रत्निन राजा को पर्ण अथवा पत्ता प्रदान करते थे। यह पर्ण राजा का राज्य चिन्ह था। समिति में राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, हर व्यक्ति को अपना मत प्रकट करने की स्वतंत्रता थी।
उन चर्चाओं से, वाद विवादों से जो निष्कर्ष निकलता था वह राजा के लिए परामर्श होता था एवं अनेकों विषयों पर, अनेकों परिस्थितियों में वह निष्कर्ष राजा पर बाध्य भी होता था। राजा को नियमित रूप से समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होता था। समिति सदैव राजा से स्वतंत्र भी रहे, इसीलिए राजा समिति का अध्यक्ष नहीं होता था। समिति का अध्यक्ष राजा से भिन्न होता था, जिसे ईशान कहा जाता था। अभी तक के विश्लेषण में हमने यह पाया कि सभा समिति ऐसी संस्थाएं थी जो राजा स्वेच्छाचारी ना हो, इसको सुनिश्चित करती थी। नवीन युग में भी जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, उसका आधार भी यही होता है कि किसी एक राजा के हाथ में निरंकुश सत्ता नहीं होनी चाहिए। इसी सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के अनुसार लेजिस्लेचर विधायिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी न्यायपालिका, शक्ति का विकेंद्रीयकरण किया एवं उन्हें 3 अलग अलग केंद्रों में विभाजित किया। यही न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका वैदिक काल में भी थी। राजा एक रूप में कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी था, जो सदैव ही विधायिका समिति के अधीन रहता था। संभवतः वही समिति कुछ विशिष्ट लोगों का चयन करती थी जो सभा का निर्माण करते थे, और वह सभा न्यायपालिका थी जो स्वतंत्र थी अपने कार्य क्षेत्र में। यहाँ एक और समिति विधायिका राजा का वर्ण भी करती थी, परंतु यदि राजा राजधर्म का पालन न करे तो नवीन राजा का वर्ण करने का अधिकार भी रखती थी। यदि राजा ने कोई अपराध किया है तो सभा के समक्ष उसे दंड भी दिया जा सकता था। तो यह था भारत का प्राचीनतम लोकतंत्र। तो संभवतः संपूर्ण विश्व का भी प्राचीनतम लोकतंत्र था, जिसमें सत्ताधीश तानाशाह न हो, इसके लिए व्यवस्थाएं निर्मित की गई थी। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें। यदि आपका इस प्रस्तुति के द्वारा ज्ञानवर्धन हुआ तो लाइक अवश्य करें। इस ज्ञानवर्धन को अपने तक ही सीमित न रखें, इसे अपने बंधुओं तक भी पहुंचाएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के नवीन तथ्यों को उजागर करता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।